Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics with Dr. Sanjay Bhargav. In this video, we would be studying about waveguide, their general characteristics, rectangular waveguide, solution of wave equation in rectangular coordinates, and will answer the question why TEM mode is not possible in a rectangular waveguide. Let us begin with waveguides. A waveguide consists of a hollow metallic tube of rectangular or circular cross section used to guide an electromagnetic wave. तो वेवगाइड क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की एक युक्ति है. Waveguides, they are used to transmit power in microwave range. Very large waveguides would be required to transmit radio frequency power at longer wavelength. तो वेवगाइड हमारे लिए क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को माइक्रोवेव रेंज में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए काम में आते हैं. अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की पावर को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमें बहुत बड़ी लंबाई के वेवगाइड्स की जरूरत पड़ती है. At frequencies greater than 1 gigahertz, the transmission of electromagnetic waves along lines and cables becomes difficult because of losses in a dielectric required to support conductors and in the conductor itself. अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा है उसको ट्रांसमिशन लाइन या केबल्स के थ्रू भेजने की एक कोशिश करें तो वहाँ पर यह काम बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर के कारण होने वाले लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. इन वेवगाइड्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स are confined to the space within the waveguide. Therefore, no power is lost through radiation, and even the dielectric loss is negligible because the guides are usually air filled. A small power is lost in the form of heat. तो यहाँ पर जो वेवगाइड है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस वेवगाइड के अंदर की स्पेस में ही सीमित हो जाते हैं. इसीलिए रेडिएशन के कारण होने वाला पावर लॉस न्यूनतम हो जाता है. डाइलेक्ट्रिक लॉस वो भी न्यूनतम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेवगाइड्स के अंदर सामान्यतः एयर एक माध्यम के रूप में उपस्थित रहता है. केवल कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है. अ स्मॉल पावर इज लॉस्ट एज हीट इन द वॉल्स ऑफ द गाइड. जो वेवगाइड की दीवारें हैं उसका अपना कुछ प्रतिरोध होता है और उस प्रतिरोध के कारण कुछ ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में हो जाती है. It is possible to propagate several modes of electromagnetic waves within a waveguide. These modes correspond to the solutions of Maxwell equations for a particular waveguide. एक ही वेवगाइड में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कई मोड्स एक साथ ट्रांसमिट किए जा सकते हैं. अब क्वेश्चन आता है, मोड क्या है? मोड का मतलब है मैक्सवेल इक्वेशन को जब हम किन्हीं बाउंड्री कंडीशन के अंतर्गत सॉल्व करते हैं तो उसके जो सॉल्यूशन आते हैं वो प्रत्येक सॉल्यूशन एक मोड को परिभाषित कर देता है. A waveguide of given dimension has a definite cutoff frequency. The frequencies below the cutoff frequency cannot propagate through the waveguide because of significant attenuation. The waveguide thus acts like a high pass filter. The mode having lowest cutoff frequency is called the dominant mode. जो waveguide है उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो डायमेंशंस उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को निर्धारित कर देती हैं.
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गाइड से ट्रांसमिट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा अटेन्युएशन हो जाता है। इस प्रकार से वेवगाइड एक हाई पास फिल्टर के रूप में कार्य करता है। जिस मोड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यूनतम होती है उसको हम डोमिनेंट मोड कह देते हैं। द मोड हैविंग द लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वुड बी नाउ कॉल्ड एज डोमिनेंट मोड। The propagation of electromagnetic wave in a waveguide takes place by means of reflection, so internal surfaces should be smooth, silvered and free from moisture. वेवगाइड के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो संचरण है वो परावर्तन के कारण होता है। इसीलिए उस वेवगाइड के जो आंतरिक सरफेस हैं वो सभी स्मूथ होने चाहिए, सिल्वर्ड होने चाहिए और उन पर किसी प्रकार का कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसकी सरफेस के अंदर कोई एब्रप्ट चेंज इन शेप आ जाए तो उसे बैकवर्ड रिफ्लेक्शन होने की एक संभावना रहती है। इसीलिए इसका ना होना ही उसके लिए आवश्यक है। Any abrupt change in shape and direction should be avoided to prevent backward reflection. बैकवर्ड रिफ्लेक्शन को बचाने के लिए उसके अंदर ना तो सरफेस में कोई इरेगुलरिटी होना चाहिए, ना ही दिशा का कोई परिवर्तन होने की संभावना रहनी चाहिए। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ वेवगाइड ओवर अदर प्रोपोगेशन मेथड्स? हमें वेवगाइड्स को काम में ही क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वेवगाइड्स आर सिंपल लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, बहुत कम कीमत में उपलब्ध होने वाली एक युक्ति है। द पावर लॉस पर यूनिट लेंथ इन अ वेवगाइड इज नेग्लिजिबल। प्रति इकाई लंबाई पर होने वाला पावर लॉस वेवगाइड में नगण्य होता है। वेवगाइड्स हैव हायर पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। वेवगाइड्स बहुत अत्यधिक पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करने की अपने में योग्यता रखते हैं। वेवगाइड हमारे पास दो प्रकार के होंगे, एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड और एक सर्कुलर वेवगाइड। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड के बारे में बात करेंगे। रेक्टेंगुलर वेवगाइड हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अ हॉलो मेटालिक ट्यूब with a rectangular cross section is called a rectangular waveguide. The conducting walls of the guide confine the electromagnetic fields and thereby guide an electromagnetic wave. तो एक वेवगाइड रेक्टेंगुलर कैसा होगा? एक हॉलो मेटालिक ट्यूब जिसका क्रॉस सेक्शन आयताकार या रेक्टेंगुलर होना चाहिए। आसपास हम किस चीज से इसकी तुलना कर सकते हैं? माचिस के डिब्बी के ऊपरी भाग, जो ऊपरी खोल होता है ना, उससे अगर हम तुलना करें तो उसका आकार जैसा होता है वैसा ही हमारे लिए हॉलो मेटालिक ट्यूब के रूप में वेवगाइड रहता है। इसका काम क्या है? इसकी जो कंडक्टिंग वॉल्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को अपने अंदर कन्फाइन करती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक स्थान से दूसरी स्थान तक संचरित होने में गाइड करती हैं। इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रो वेव गाइड। एक विद्युत चुंबकीय तरंग को गाइड करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करने में काम आने वाला एक डिवाइस है। When waves travel longitudinally down the waveguide, the plane waves are reflected from wall to wall, causing an electric and magnetic field component in the direction of propagation of resultant wave. The propagating wave no longer remains a transverse electromagnetic wave. अब देखिए यहां पर हमने कहा जब वेवगाइड की लंबाई के अनुदिश गति करती है तो वहां पर जो प्लेन वेव्स हैं वो एक दीवार से दूसरे दीवार की तरफ परावर्तित होती हैं। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट संचरण की दिशा के अनुदिश भी आ जाएगा।
इसलिए यहां पर संचरित होने वाली तरंगें कभी भी अनुप्रस्थ नहीं हो सकती. द प्रोपोगेटिंग वेव्स नो लॉन्गर रिमेन अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र संचरण की दिशा के लंबवत होने चाहिए. परंतु यहां पर क्या है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का एक घटक संचरण की दिशा के अनुदिश रहता है. इसके कारण हम कह सकते हैं कि जो संचरित तरंग है वो कभी भी TEM या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं रह पाती है. ये चीज हमने इस चित्र में फिगर में बताने की कोशिश की है. ये मेरे पास में एक वेव है. इस वेव और एक वेव आपकी इस प्रकार से है. इसके दो घटक आ जाएंगे. जब भी हम इस वेक्टर को करेंगे तो एक घटक तो आपका इस दिशा के अंदर आ जाएगा, एक घटक आपका इस दिशा के अंदर आ जाएगा. तो ये जो फिगर है ये क्या शो करता है, प्लेन वेव रिफ्लेक्टेड इन वेवगाइड फ्रॉम द कंडक्टिंग और द कंडक्टर बाउंड्री. ये जो ऊपर और नीचे की जो दीवारें हैं इनके द्वारा परावर्तन होता है और परावर्तन के कारण ही एक घटक संचरण की दिशा के अनुदिश होने के कारण इसकी गति लंबाई के अनुदिश हो जाती है. हमने इसको यहां पर एक्सप्लेन भी किया है. When the wavelength lambda is in the direction of propagation of incident wave, then there will be one component lambda n in the direction normal to the reflecting plane and the another component lambda p parallel to the reflecting plane. तो हमने क्या कहने का कोशिश किया है कि यहां पर एक घटक तो ऐसा होगा जो इन सरफेसेस के लंबवत हो जाएगा इस तरह से, और एक घटक आपका इस प्रकार से हो जाएगा जो संचरण की दिशा के अनुदिश रहेगा. तो यहां पर जो संचरण की दिशा के अनुदिश घटक आता है उसके कारण ये TEM वेव नहीं रह पाती है. लैम्डा n बराबर लिख सकते हैं लैम्डा बटा कॉस थीटा और लैम्डा p लैम्डा बटा साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स इन फ्री स्पेस. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने थीटा के रूप में बताया है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्री स्पेस में तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ लैम्डा रखी गई है. व्हाट डू वी फाइंड? वी फाइंड दैट अ प्लेन वेव कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स. फर्स्ट, अ स्टेशनरी वेव इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग प्लेन ऑफ द गाइड. जो ये तो आपका रिफ्लेक्टिंग प्लेन थे, एक घटक आपका इस दिशा में आए. ये क्या बनाता है, a standing wave in the direction normal to the reflecting walls of the guide. A traveling wave parallel to reflecting planes. तो दूसरा घटक कौन सा आएगा, ये जो है इसके समानांतर इस प्रकार से एक घटक आ जाएगा. तो एक वेव समानांतर चलेगी, एक परपेंडिकुलर चलेगी. परपेंडिकुलर एक स्टेशनरी वेव का निर्माण करेगी और ट्रैवलिंग वेव कौन सी होगी, जो समानांतर होगी. In a lossless guide, the modes are classified as transverse electric or transverse magnetic. These modes are designated as TEMN or TMMN. TE transverse electric modes, TM transverse magnetic mode. यहां पर दो इंटीजर हैं M और N. तो what does the integer M tell me? The integer M denotes the number of half waves of electric or magnetic intensity in x direction, and n is the number of half waves in y direction if the propagation of electromagnetic wave is assumed in the z direction. So number of half waves in x direction is given by m and number of half waves in y direction is given by n. अगर ये सब टर्मिनोलॉजी कब काम करती है, जब विद्युत चुंबकीय तरंग z दिशा के अंदर संचरित होती है. हाउ डू वी सॉल्व द वेवगाइड प्रॉब्लम? इन सबको सॉल्व करने के लिए हम 3 स्टेप्स यहां पर बात करेंगे. पहला, द डिजायर्ड इक्वेशंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम.
जो भी हमारी डिजायर्ड इक्वेशन आएंगी उनको अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड है तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में व्यक्त करेंगे, और अगर सिलेंड्रिकल वेवगाइड है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में व्यक्त करेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है कि मुझे x, y, z के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, और सिलेंड्रिकल की अगर बात करें तो रो, फाई और z के टर्म्स में मुझे इक्वेशंस को व्यक्त करना पड़ेगा। देन अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस टू द वेव इक्वेशंस। दो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास में होती है। विद्युत क्षेत्र के लिए हम कहते हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस। इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस का उपयोग हम अपनी मैक्सवेल इक्वेशंस को सॉल्व करने में करते हैं। द रिजल्टेंट इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो वो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी उनका हम हल ज्ञात करेंगे और उसके आधार पर हम संचरित होने वाले मोड्स की गणना करेंगे। सामान्यतः हमारे पास में हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर वी नीड सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशंस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। वेव इक्वेशन है उसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हल करना पड़ेगा। वी कंसिडर अ वेवगाइड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ए क्रॉस बी। तो x दिशा में x बराबर a है और y दिशा में y इज इक्वल टू b है। संचरण की दिशा z है। द मीडियम इनसाइड द वेवगाइड is a lossless dielectric with no free charges। तो इसके अंदर जो माध्यम है वो कैसा है, we take a medium which is lossless dielectric and it has no free charges। इसीलिए the charge density and volume charge density and the surface charge density both become equal to 0। J is equal to 0 and sigma is equal to 0। Charge density and the current density both are supposed to be 0। The Maxwell field equations can be written as del cross H must be equal to J plus delta D by delta T। Del cross H may also be del cross E would be equal to minus delta B by delta T। ये दो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं हमारे पास में, कर्ल ऑफ H एंड कर्ल ऑफ E। क्योंकि J की वैल्यू आपने 0 का है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D बराबर आपके लिए एप्सिलॉन गुणा E, इसीलिए यहां पर डेल क्रॉस H इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन डेल्टा E बाई डेल्टा T। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के रूप में जानेंगे। इसी प्रकार से कर्ल ऑफ E लिखते हैं तो इट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बाई डेल्टा T, पर B को वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ म्यू टाइम्स H। तो उससे हमें क्या मिलेगा, डेल क्रॉस E मस्ट बी इक्वल टू माइनस म्यू डेल्टा H बाई डेल्टा T। इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन काम में लेना पड़ेगा, I J K। डेल का मतलब होता है डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा बाई डेल्टा वाई, डेल्टा बाई डेल्टा जेड, और यहां पर अगर H का E का निकालना है तो तीन कंपोनेंट EX, EY और EZ। ठीक है ना। तो इससे आपके पास ये सब इक्वेशंस आ जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा आपके पास में, आपके पास में इक्वेशन आएगा डेल्टा EZ बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा EY बाई डेल्टा Z इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल्टा HX बाई डेल्टा T। इसी प्रकार से ये तीन समीकरण आपके पास आएंगे। डेल क्रॉस H के समीकरण को अगर आप काम में लेंगे तो यहां पर EX, EY, EZ की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा HX, HY और HZ। तब आपके पास में इक्वेशन आ जाएगा डेल्टा HZ बाई डेल्टा Y माइनस डेल्टा HY बाई डेल्टा Z इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल्टा EX बाई डेल्टा T। इसी प्रकार डेल्टा HX बाई डेल्टा HY माइनस डेल्टा HZ बाई डेल्टा X इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल्टा E बाई डेल्टा T। तो यहां पर I कैप के कोफिशिएंट के कारण इक्वेशन आएंगी, या J कैप के कारण आएगी, और यहां पर K कैप के कारण आ जाएगी। सभी जो फील्ड्स हैं वो हमारे लिए E पावर माइनस गामा Z
के रूप में परिवर्तित होंगे, जहां पर गामा का वैल्यू हम लिखते हैं अल्फा प्लस जे बीटा। वेव आपकी z डायरेक्शन में चलेगी। फील्ड्स आर हार्मोनिक, so e power minus j omega t under these conditions. So we shall have delta by delta z as minus gamma and delta by delta t as j omega. Using these in above equations we get, तो जहां पर आपके पास में डेल्टा बाय डेल्टा z था उस जगह पर आपको माइनस गामा रखना है, जहां पर डेल्टा बाय डेल्टा टी था वहां पर जे ओमेगा रखना है। उससे आपके पास ये 6 इक्वेशंस ए बी सी डी ई एफ आ जाएंगे। डेल्टा ई जेड बाय यहां पर आपने गामा से यहां भी आपने गामा रखा, फिर उसके बाद में यहां पर जे ओमेगा जे ओमेगा जे ओमेगा डेल्टा बाय डेल्टा जेड के स्थान पर ये जे ओमेगा और ये जे, तो ये गामा आपने डेल्टा बाय डेल्टा जेड की जगह माइनस गामा और डेल्टा बाय डेल्टा टी के स्थान पर आपको जे ओमेगा प्रतिस्थापित करने से ये 6 समीकरण मिल जाएंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो हियर ex ey ez hx hy hz all are functions of x and y. Substituting the value of ey from equation e, यहां से आप ey का वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर ए में प्रतिस्थापित कर दो, इसमें प्रतिस्थापित कर दो, तो जो परिणामी समीकरण आपको मिलेगा वो मिलेगा माइनस जे ओमेगा म्यू एच जेड वुड बी इक्वल टू डेल्टा ई जेड बाई डेल्टा वाई प्लस गामा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन माइनस गामा एच एक्स माइनस डेल्टा जेड एच जेड बाई डेल्टा एक्स। इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन पर गामा स्क्वायर एच एक्स वुड बी इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन डेल्टा ई जेड बाई डेल्टा वाई माइनस गामा डेल्टा एच जेड बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस गामा स्क्वायर की जगह पर एच स्क्वायर प्रतिस्थापित कर दीजिए। इससे आपके पास में एच एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा एच जेड बाई डेल्टा एक्स प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा ई जेड बाई डेल्टा वाई। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर डी से ex को इक्वेशन नंबर बी में प्रतिस्थापित करिए और hy निर्धारित करिए। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर डी से hy निकालेंगे और इक्वेशन नंबर बी में प्रतिस्थापित करके ex का वैल्यू निकालेंगे। तो hx का मान इक्वेशन नंबर ए से निकालकर अगर इक्वेशन नंबर ई में रखेंगे तो हमें ey प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जो इक्वेशंस आएंगी वो मैं आपके लिए यहाँ पर hx, hy, ex और ey के रूप में लिख देता हूं। ये 4 इक्वेशंस आपके पास आएंगी। अब इन सब इक्वेशंस की एक विशेषता है। आप देखिए hx किस पर निर्भर कर रहा है? hx निर्भर कर रहा है hz पर या ez पर। सभी इक्वेशंस के अंदर RHS, hz और ez पर ही निर्भर कर रहे हैं। ये देखिए these equations give a relationship among the fields within the guide। तो जो हमारे पास फील्ड के इक्वेशंस हैं वो सभी के सभी Ez और Hz पर निर्भर करते हैं। अब प्रश्न आता है कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कौन से मोड्स संचालित हो सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं TEM मोड के बारे में सोचूं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इसका मतलब है संचरण की दिशा में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के घटक का मान 0 होना चाहिए। इसके लिए हम TEM मोड के लिए मेरे लिए क्या जरूरी है? Hz 0 होना चाहिए और Ez 0 होना चाहिए। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर जो हमारे पास में 3, 4, 5, 6 है, इससे hx का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, hy भी 0 हो जाएगा, ex 0 हो जाएगा और ey भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सभी घटकों का मान 0 हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं
कि हॉलो कंडक्टर वेवगाइड के अंदर TEM मोड का संचरित होना संभव नहीं है। देखिए यही चीज हमने लिखी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 to 6, if both HZ and EZ are 0, then all fields within the waveguide will vanish. Thus, transverse electromagnetic TEM mode cannot propagate in the waveguide, that is hollow pipe. If both electric and magnetic fields are transverse, then it will require axial current. Since there is no axial conductor in a waveguide, so TEM mode is not allowed. It is allowed in coaxial transmission lines. अगर मान लीजिए संचरण की दिशा के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बचने चाहिए, तो वहां पर एक एक्सियल करंट को होल्ड करने के लिए एक कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। पर हॉलो वेवगाइड, जिसे हम रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल या सर्कुलर वेवगाइड के रूप में जानते हैं, उसमें कोई एक्सियल कंडक्टर नहीं होता है। इसीलिए यहां पर TEM मोड संचरित नहीं हो सकता है। TEM मोड कहां पर संचरित होगा? कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन में। उम्मीद करता हूं कि आपको रेक्टेंगुलर वेवगाइड के कंस्ट्रक्शन और उसमें की वेव इक्वेशन के को सॉल्व करना अब आ गया होगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो कमेंट करके आवश्यक रूप से बताइए। कोई प्रश्न, कोई चीज जो आप इसके अतिरिक्त जानना चाहते हैं, उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखकर आप भेज सकते हैं। अधिक से अधिक चैनल की जानकारी, वीडियो जो नए आएंगे उनकी जानकारी आप तक पहुंचे, इसके लिए आवश्यक है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि भविष्य में अपलोड होने वाले सभी वीडियो की सूचना आपके पास अग्रिम पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।